हे एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ऐसे आपका एग्रोमेट्रोलॉजी है सबसे पहले, इसके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सॉइल एंड टिलेज से 45 क्वेश्चन एंड क्रॉपिंग पैटर्न से आपको, क्रॉपिंग सिस्टम से आपको 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस मैंने वहीं से डिज़ाइन किया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से। तो क्लास पूरा देखिए। और जो लोग अभी टेस्ट वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज़ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर दिया मैंने। आज सेल है, रात तक आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। जो आपका IDBI का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा उसमें। ठीक है, पैटर्न सेम है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगा उसमें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है ये। तो 200 क्वेश्चन आगे इसमें करा दूंगा मैं एग्रोनॉमी में। तो बाकी के टॉपिक्स अगले पार्ट में कराऊंगा। फील्ड क्रॉप के लिए थोड़ा सा आपको नोट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। और हमने माइनर के टॉपिक कवर करा दिए चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मेजर के लिए हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जब तक आपका एग्जाम होता है। तो मेजर जो आपके 4 टॉपिक सब्जेक्ट हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ से क्वेश्चन आपको करा देंगे पर्याप्त। ठीक है, तो क्लास को डेली फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एग्रोमेट्रोलॉजी में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मेट्रोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश दैट फोकसेस ऑन डैश प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग। तो मेट्रोलॉजी का डिफिनेशन ही पूछा गया है, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, आपको बताना है क्या साइंटिफिक स्टडी ओशियन को बोलते हैं। मेट्रोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियन एंड फोकस ऑन सॉइल प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग। क्या ये ऑप्शन है? देखते हैं आगे। वेलकानोज एंड अर्थक्वेक्स, एटमॉस्फेयर, वेदर, एटमॉस्फेयर, अर्थ, वेदर, एटमॉस्फेयर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है, मेट्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दैट फोकस ऑन वेदर प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग। समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं? द टर्म मेट्रोलॉजी डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो मेट्रोलॉजी टर्म है किसके, कौन से लैंग्वेज के द्वारा डिराइव किया गया है? लैटिन, संस्कृत, ग्रीक, अरेबिक या फिर जर्मन। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक वर्ड का ये, ग्रीक लैंग्वेज में ये आता है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ठीक है, मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लाइमेट अंडर द क्रॉप कैनोपी इज नोन एज। आई थिंक इसका हिंदी सेकंड का ही हो गया क्या? हाँ सॉरी, इसको आप मिटा दो, इसको इग्नोर मारो दोस्तों, हिंदी चेंज हो गया है। ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे जो लोग हिंदी वाले बंदे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करना। क्लाइमेट अंडर द क्रॉप कैनोपी इज कॉल्ड एज। तो क्रॉप कैनोपी के अंडर में जो क्लाइमेट आता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लाइमेट इंडेक्स, एग्रो इकोलॉजी, माइक्रो क्लाइमेट, इको क्लाइमेट या फिर माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए, इको क्लाइमेट बोलते हैं। क्रॉप कैनोपी के अंडर में जो क्लाइमेट हम जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोलर रेडिएशन दैट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंजेस इन क्वालिटी इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा सोलर रेडिएशन है दैट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंजेस, क्वालिटी में बिना किसी बदलाव के वो चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइट इंडेक्स, रिमोट सेंसिंग, एल्बिडो, स्ट्रेट लाइट या फिर नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्बिडो बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे लोकेटेड भैया? ये है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड वैल्यू फॉर द मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो हम लोग मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, वो आपको बताना है। 2 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री या फिर 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, 6 डिग्री इज कॉमनली यूज्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर फॉर द प्लांट ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एट द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। कौन सा टेम्परेचर भैया जिस पे एयर जो है वाटर वेपर के साथ सैचुरेट किया जाता है? मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ड्यू पॉइंट, डिग्री पॉइंट या फिर फोटो थर्मल पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डी पॉइंट पे क्या है? वाटर वेपर एयर के साथ सैचुरेट किया जाता है। ठीक है, थोड़े बोरिंग क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन अभी आपको सॉइल एंड टिलेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अलग अलग लेयर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उनमें से किसी के एक के बारे में जानकारी दे दिया गया है। जैसे बोल रहे हैं एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। तो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहता है, मतलब कि ऊंचाई के साथ साथ इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जैसे ही हाइट में जाएंगे इसमें क्लाउड और डस्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कंटेंट 91% ऑफ एटमॉस्फेरिक जोन। ठीक है, हैज़ अ प्रेशर 1000th ऑफ द सी लेवल। तो वहाँ का जो प्रेशर है सी लेवल से 1000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, एब्जॉर्ब इन हार्मफुल यूवी रेडिएशन, और यहाँ पे आपको जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है वो एब्जॉर्ब कर लेता था। तो कौन सा लेयर है भैया? मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक वैसे ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो लेयर के बारे में एक आध दो चीज़ें याद रखना ताकि आप पकड़ में अगर क्वेश्चन बनता है तो।
टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट फ्रॉम द मीजोपॉज। तो हाई जैसे मीजोपॉज से जब इसकी हाइट बढ़ना शुरू होती है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन सा लेयर है वो आइडेंटिफाई करना है। कंटेन द आइनोस्फीयर, ये आइनोस्फीयर कंटेन करते हैं फॉर द किसके लिए, जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, और इतने ऑर्बिट के बीच में उनसे कम्युनिकेशन कर पाएँ उसके लिए ये कंटेन करा जाता है आइनोस्फीयर। द टॉप इज कॉल्ड एक्सोबेस, तो जो इसका टॉप लेयर होता है उसको हम एक्सोबेस ही बोलते हैं। तो कौन सा लेयर है भैया, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्फीयर में आपकी हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगती है। समझ गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द आउट गोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज क्लासिफाइड एज अ विच टाइप। तो जो सन से सनलाइट आती है, टकराती है धरती से, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो आउट गोइंग रेडिएशन होता है उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, लॉन्ग वेव, विजिबल या फिर गामा रेडिएशन। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एयर डेंसिटी एट सी लेवल। तो सी लेवल पे क्या एयर डेंसिटी होती है, ग्राम पर मीटर क्यूब में बताना है आपको। 0.5, 1.2, 2.5, 4.0 फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.5 होता है एयर डेंसिटी सी लेवल पे। सॉरी इसका गलत बता दिया क्या, एक मिनट इसको मिटा लो, 1.2 होता है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर, मर्क्यूरियल, बायरोमीटर, प्रेशर गेज, थर्मोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मर्क्यूरियल बायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर जो है हमारा इस्तेमाल करते हैं विंड स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है। प्रेशर गेज जो भैया लिक्विड प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए। थर्मोमीटर आपके बॉडी टेम्परेचर। पायरोमीटर आपको बताना कमेंट में भैया किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, डेली वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया डन फ्रॉम विच लोकेशन। तो इंडिया में जो हमें डेली वेदर फोरकास्टिंग मिलता है वो कौन से लोकेशन से किया जाता है, आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। तो मेन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अलग अलग उसके स्टेशन बनाए गए हैं। तो मेन जो है आपका पुणे से है, यहाँ से आपका डेली वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा फैक्टर आपको बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है या फिर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडल दबाव में कमी को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताना। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड पे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा, सही है। हाई टेम्परेचर एट द इक्वेटर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड इन हिली एरियाज, ठीक है। रैपिड डिक्रीज इन नियर द सरफेस, ओके, यानी कि आर कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड द विनोइंग ऑपरेशन। विनोइंग ऑपरेशन पता है ना, जब हम ग्रेन और हर्स को सेपरेट करने के लिए पंखे लगाकर, गांव में देखा होगा आपने, जब हवा चलती है तो उसमें घर के लोग जो हैं ग्रेन हर्स को अलग करने के लिए वैसे मतलब कि उसको हवा के सामने ऐसे रखते हैं, उसमें हस्क बाहर उड़ जाता है, जो भारी ग्रेन होता है वो नीचे रह जाता है। तो विनोइंग प्रोसेस करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए कितने मिनिमम विंड की रिक्वायरमेंट होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए आपको लगभग 15 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड चाहिए, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 15वां का 15वां, क्या बात है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड इन राजस्थान। तो वही पानी उन्हीं कम गिरता है राजस्थान में। अब कितना गिरता है आपको बताना है, एवरेज बताना है। 450 mm, 500 mm, 574 mm, 600 mm या फिर 700 mm। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 574 mm एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड होता है राजस्थान में। तो इंडिया का भी याद रख लेना एवरेज कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट विंड स्पीड डज क्रॉप लॉगिंग टिपिकली अकर। तो कौन से विंड स्पीड पे क्रॉप लॉगिंग ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, यानी कि फसल का ठहराव आमतौर पर किस हवा की गति पर होता है। आपके ऑप्शन है मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसपे आपकी क्रॉप लॉगिंग अकर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर इफेक्टिंग रेनफॉल इज 5 mm इन अ डे। व्हाट इज द रेनफॉल रेंजेस कंसिडर एज द रेनी डे। तो इफेक्टिव रेनफॉल के लिए भैया 5 mm तो बारिश होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे प्रेसिपिटेशन वगैरह हो कुछ पानी, ठीक है। और उसमें आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेनफॉल रेंजेस कंसिडर एज द रेनी डे। रेनी डे में हम लोग रेनफॉल की रेंज का कंसिडर करते हैं 1.5 mm या फिर ज़्यादा, 2.5 mm या फिर उससे ज़्यादा, 3.5 mm या फिर उससे ज़्यादा, 4.5 mm या फिर उससे ज़्यादा, या फिर 5 mm उससे ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 2.5 mm या फिर उससे ज़्यादा वर्षा होती है उसको हम रेनी डेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
फिक्सेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूज हाउ मच एनर्जी। 1 ग्राम CO2 फिक्सेशन के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। 100 किलो कैलोरीज, 144, 200 किलो कैलोरीज, 50 किलो कैलोरीज या फिर 80 किलो कैलोरीज। तो इसमें आपको लगभग 144 किलो कैलोरी की ऊर्जा इस्तेमाल होती है। अगर 1 ग्राम CO2 को अगर हम लोग स्थिरीकरण कराते हैं तो कितनी ऊर्जा लगती है, 144 किलो कैलोरीज की। अगला क्वेश्चन नंबर 20, विच एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CO2 एंड CH2, SO2 एंड NO2, O3 एंड CO, N2O एंड NH3, COC एंड PM। ये कैसा ऑप्शन है, ये तो फालतू ऑप्शन डाल दिया हमने। आपको इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा है पॉल्यूटेंट जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका पॉल्यूटेंट SO2 एंड NO2 ये मेन पॉल्यूटेंट हैं जो कि एसिड रेन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली कम्स अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। इसको आपको बताना है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंडर में आते हैं। आपका है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन। ठीक है, तो जितने अलग अलग स्टेट्स हैं उनको एक बार देख लेना कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाटा एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो मे भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन डज ICR डिवाइडेड इंडिया इनटू। तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं ICR ने डिवाइड किए हैं भारत में, आपको बताना है 127, 131, 20, 5 या फिर 121। तो ये हैं आपके टोटल 131। ठीक है, याद रखना। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर देयर इन राजस्थान। स्पेशली राजस्थान के पूछा गया है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भैया। राजस्थान में 12 हैं, 13 हैं, 20 हैं, 10 हैं या फिर 6 हैं। तो राजस्थान में आपके 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज 24 देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन विच जोन। तो अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से जोन में प्रैक्टिस किया जाता है ज़्यादातर। वेस्टर्न ड्राई जोन, ईस्टर्न ड्राई जोन, ट्रांसगैंगेटिक जोन, साउथर्न प्लेटू एंड हिल जोन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साउथर्न प्लेटू एंड हिल जोन में आपका ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती है। अगला क्वेश्चन 25, एग्रोमेट्रोलॉजी में आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच जोन हैज़ हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। तो कौन सा है आपको जोन है ये बताना है जहाँ पे आपको सोन एरिया, नेटेड सोन एरिया ज़्यादा है, इरिगेटेड एरिया भी ज़्यादा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा है वहाँ पे, और हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है। ट्रांसगैंगेटिक जोन, गुजरात प्लेन एंड हिल जोन, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन, लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन या फिर साउथर्न प्लेटू एंड हिल जोन। तो करेक्ट ऑप्शन आप याद रखना ट्रांसगैंगेटिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पे नेट सोन एरिया भी ज़्यादा है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया भी ज़्यादा है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी है और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे, ट्रांसगैंगेटिक जोन में। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपके एग्रोमेट्रोलॉजी थे। अब स्टार्ट होता है आपका सॉइल एंड टिलेज। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द क्लस्टरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू स्मॉल मासेस। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिट्टी के कणों के छोटे छोटे द्रव्यमानों में समूहन का वर्णन करता है। और सिंपल भाषा में समझे तो आपका जो कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है, जो आपका क्लस्टरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल यानी कि आपका सॉइल एग्रीगेट हो, छोटे छोटे जो ढेले होते हैं ना, तो उनको स्मॉल मासेस में चेंज करना है, फिर कन्वर्ट करना, उसको कौन सा टर्म हम देते हैं। सॉइल हार्डनिंग, सॉइल डिसइंटीग्रेशन, सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल क्रस्टिंग। तो इसको हम लोग सॉइल एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल एग्रीगेट को स्मॉल मासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉइल एग्रीगेशन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बस वर्ड का हेर फेर कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक एश एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ डार्क सरफेस ऑफ हॉरिजॉन। तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा सॉइल है जो कि वोल्केनिक एश से फॉर्म होता है और इसको कैरेक्टराइज किया गया है डार्क सरफेस ऑफ हॉरिजॉन। आपके ऑप्शन दिए हैं मॉलीसॉल, ऑक्सीसॉल, एंडोसॉल्स, वर्टिसॉल्स या फिर स्पोडोसॉल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। तो आपका एंडोसॉल जो है डायरेक्टली वोल्केनिक एश से फॉर्म होता है और ये डार्क सरफेस ऑफ हॉरिजॉन में आपको उपस्थित मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कवरिंग द बेड रॉक ऑफ अ प्लैनेट इज नोन एज। किसी ग्रह की आधारशिला को ढकने वाली असंगठित सामग्री की परत को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं ना, जो हमारे मिट्टी के अलग अलग लेयर होते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे जो नरम लेयर होती है, लूज सॉइल जो होती है। ठीक है, और ये आपकी बेड रॉक के थ्रू कवर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिगोलिथ के बारे में ही बताया गया, उसके डिफिनेशन के रूप में हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉइल फाउंड मोस्टली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच रेसिडुअल एक्यूमुलेशन ऑफ इनएक्टिव क्ले
फ्री ऑक्साइड एंड क्वार्ट्ज इज कॉल्ड एज। इसमें क्या पूछ रहे हैं, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं जो कि आपका मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, और विद द रेसिडुअल एक्यूमुलेशन, उसके रेसिडुअल जैसे कि आपका इनएक्टिव क्ले हो गया, फ्री ऑक्साइड एंड क्वार्ट्ज का एक्यूमुलेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोल्स, मॉलीसोल, एंडोसोल, वर्टिसोल, भी स्पोडोसोल्स। तो इसको हम लोग ऑक्सीसोल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑक्सीसोल्स आपके मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ सॉइल इन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नियरली ब्लैक एंड हैज़ हाईली बेस सप्लाई। तो डायरेक्टली मैंने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कौन सा सॉइल है जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, लगभग ब्लैक कलर का होता है एंड हाई बेस सप्लाई उसके पास होती है। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीसोल, एंडोसोल, मॉलीसोल, वर्टिसोल, फिर स्पोडोसोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मॉलीसोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मास्टर सॉइल हॉरिजन। तो इसमें से आपको बताना कौन सा मास्टर सॉइल हॉरिजन का पार्ट नहीं है। हॉरिजन ए, ओ, सी, ई या फिर आर आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, सॉरी ई करेक्ट है, आर आर करेक्ट। सभी इसमें मास्टर हॉरिजन के पार्ट होते हैं, ए, ओ, सी, ई, ठीक है। तो अलग अलग सॉइल हॉरिजन जो है मैंने सॉइल साइंस वाले वीडियो में समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन फॉर बीइंग लो इन बेस एंड हैविंग सब सरफेस ऑफ हॉरिजन विद एलुवियल क्ले एक्यूमुलेशन। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका आधार काफ़ी क्या है, लो है, कम है, ठीक है, हैविंग अ सब सरफेस हॉरिजन, उसके पास सब सरफेस हॉरिजन भी है, और जहाँ पे आपको ज़्यादातर एलुवियल क्ले एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। कौन सा है सॉइल है, पॉडसॉल सॉइल, चर्नोजेम सॉइल, यूटी सॉल्स, चेस्टनट सॉइल या फिर स्पोडोसॉल। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है भैया, चेस्टनट सॉइल में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कहीं पूछता है कि भैया लो बेस वाली सॉइल कौन सी है जहाँ पे आपके एलुवियल क्ले जो है काफ़ी ज़्यादा जमा होते हैं, आपका है चेस्टनट सॉइल, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द लीचिंग ऑफ सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रेस्क्यू ऑक्साइड, यानी कि आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का एक्यूमुलेशन या फिर उसका संचय, ठीक है, उनका संचय इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिलिका, लीचिंग ऑफ सिलिका की लीचिंग कर देते हैं, उसको निष्कासित कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, सिलिका को वहाँ से निकाल दो और वहाँ पे किसको लाके जमा करना है हमको, रेस्क्यू ऑक्साइड यानी कि आपके आयरन और एल्युमिनियम को इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन, पॉडजुलाइजेशन, सॉइल हीविंग, सॉइल मोल्टेस, सॉइल सिकनेस। तो इसको हम लेटराइजेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम सिलिका का लीचिंग कर देते हैं, लीचिंग ऑफ सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन गुजरात एलुवियल सॉइल आर लोकली नोन बाय व्हाट नेम। तो गुजरात में पूछ रहे हैं कि जो एलुवियल सॉइल होते हैं उसके लोकल नेम उसको क्या बोला जाता है। ये कैसा ऑप्शन है भैया, रेगुर, ये सब क्या है, चौपान, लोम, गोराड़ू या फिर गरुड़ा। तो इसके लिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, गोराड़ू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये तो गरुड़ा ऐसे ही डाल दिए KGF के स्टाइल में, ठीक है। तो 9 नंबर याद रखना कि जो गुजरात में एलुवियल सॉइल है उसको लोकल नाम क्या बोलते हैं, गोराड़ू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉइल हैज़ सेल्फ प्लॉइंग एबिलिटी। कौन सा सॉइल के पास सेल्फ प्लॉइंग एबिलिटी होती है, एलुवियल, लेटराइट, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर सैंडी सॉइल। आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है नाबार्ड में, ब्लैक सॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रेड कलराइजेशन ऑफ रेड सॉइल, जो एल्फी सॉइल अब जिसका ऑर्डर है, इज़ प्राइमरली ड्यू टू। तो रेड कलर जो आपकी रेड सॉइल में पाया जाता है वो किसके कारण से होता है, हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वाइल्ड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, हाई नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ हाई सिलिका कंटेंट। तो वाइल्ड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, तो इसकी वजह से उसमें आपके रेड कलरेशन देखने को मिलता है रेड सॉइल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का पीएच रेंज क्या होता है, तो यह होता है आपका 4.5 से 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द रेड सॉइल। तो कौन से स्टेट के पास रेड सॉइल की एरिया सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको रेड सॉइल ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जबसे ज़्यादा एरिया तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आई थिंक इसका भी हिंदी गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कुछ टेबल वगैरह दिख रहे होंगे। टेबल गिवन लोकल नेम ऑफ सेलाइन एल्कली सॉइल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे सेलाइन एल्कली सॉइल का कुछ लोकल नाम दिया गया है, यहाँ पे स्टेट के नाम है, कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट बी में देखिए वहाँ के सेलाइन एल्कली सॉइल को और क्या बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बस मैंने इसे याद करने के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो इनकरेक्ट, यानी कि गुजरात में जो है रक्कार, बाराबरी, ये सब नहीं बोलते। वहाँ पे आई थिंक यहाँ भी रे कलार भी नाम से भी जानता है सेलाइन एल्कली सॉइल को, जैसा कि उत्तर प्रदेश में दिया गया है, ठीक है। तो एक बार देख लेना सेलाइन एल्कली सॉइल को।
और जगहों पे क्या बुलाता है लोकल नेम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द सॉइल टेक्सोनॉमी। तो सॉइल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में सॉइल ऑर्डर कितना रिकॉग्नाइज किया गया है, लगभग आपका 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 12 सॉइल ऑर्डर को रिकॉग्नाइज किया है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच सॉइल ऑर्डर ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया ग्लोबली। कौन सा सॉइल ऑर्डर है जहाँ जिसका लार्जेस्ट मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, कौन सा सॉइल ऑर्डर है भैया। इंसेप्टिसॉल्स, एल्फीसॉल, एरिडोसॉल्स, मॉलीसॉल या फिर वर्टिसॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका एरिडीसॉल, ठीक है। एरिडीसॉल जो है आपका ग्लोबली सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, शैलो टिलेज इंक्रीज द CO2 फॉर्मेशन इन द टॉप सॉइल एज कम्पेयर टू डीप टिलेज। व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, वैल्यू डज प्लांट ग्रोथ सीज। आपको यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बताना है जिस पे प्लांट ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे दिए कि भैया शैलो टिलेज क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है शैलो टिलेज ऑन द टॉप सॉइल, ऊपरी लेयर को सॉइल को, वहाँ पे क्या होता है CO2 की मात्रा बढ़ जाती है अगर हम शैलो टिलेज करते हैं एज कम्पेयर टू डीप टिलेज। जाहिर सी बात है आपको बताना है मिनिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट का वैल्यू क्या है, डज प्लांट ग्रोथ सीज, जिस पे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो क्या ऑप्शन दिए आपके, तो ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 20:10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नए वैल्यू वाले, बस जानकारी के लिए दे दिए। इसको याद रखना कि भैया मिनिमम सॉइल टिलेज में क्या होता है, CO2 की मात्रा क्या होती है, फॉर्मेशन जो है बढ़ जाती है टॉप सॉइल पे, इंक्रीज हो जाती है, उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर रेंज फॉर द रूट ग्रोथ इन मोस्ट प्लांट स्पीसीज। रूट ग्रोथ के लिए मैक्सिमम प्लांट स्पीसीज में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो आपको बताना है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25, 25 से 30 या फिर 30 से 35 या फिर 35 से 40। तो 20 से 25 का रेंज याद रखना, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो रूट ग्रोथ मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीसीज में ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर ले जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, फॉर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म द आइडियल सॉइल टेम्परेचर रेंज फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। दो हमारे बहुत सारे सॉइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो आपको पूछा सॉइल टेम्परेचर का रेंज क्या होता है जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे आपको मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी, किस पे, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज विथ। तो सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी किसके साथ जो है घटती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर। अगर सॉइल मॉइस्चर अगर हम बढ़ाते हैं, सॉइल में मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो सॉइल मॉइस्चर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉइल कंडक्टिविटी क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर, आई थिंक ये गलत है, ठीक है, ड्यू टू टिलेज ऑपरेशन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हेरफेर हुआ है, अगर यहाँ पे नॉट करेक्ट होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो सही है, ये तो सब तो सही है। अगर हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते हैं सॉइल कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं सॉइल कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है। अगर सॉइल मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो सॉइल कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर, इंक्रीज सॉइल कंडक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज इन सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी। तो याद रखना कि ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा अगर हम ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहे हैं, इन वाटर लॉक्ड सॉइल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ माइक्रोब्स पर यूनिट एरिया टिपिकली फॉलोज। तो अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर दे दिए गए हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो वाटर लॉक्ड सॉइल में आपकी जो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन डेंसिटी है पर यूनिट एरिया किस रूप में फॉलो करती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी होगी, यहाँ पे एल्गी की होगी, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, फिर आपकी फंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसके लिए। तो वाटर लॉक्ड सॉइल में अगर पूछे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ माइक्रोब्स पर यूनिट एरिया, तो आपके एल्गी सबसे ज़्यादा, फिर बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिटीज एंड फंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द एग्रीकल्चर वैल्यू थ्रू टिलेज, ड्रेनिंग, लाइमिंग एंड मैन्योरिंग इज नोन एज। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, थ्रू किसके द्वारा, टिलेज के द्वारा, ड्रेनिंग के द्वारा, लाइमिंग या फिर मैन्योरिंग के द्वारा। क्या बोलते हैं उसको, सैलिनाइजेशन, सॉइल एमिलियोरेशन, एल्कलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन या फिर कैल्सिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉइल एमिलियोरेशन। तो सॉइल एमिलियोरेशन है जिसमें हम टिलेज प्रैक्टिस, ड्रेनिंग, लाइमिंग एंड मैन्योरिंग की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका एग्रीकल्चर वैल्यूज को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच सॉइल टाइप एसोसिएटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 के एक्यूमुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा सॉइल से संबंधित है, एसिड सल्फेट सॉइल, सोडिक सॉइल, अक्यूची सॉइल, कैलकेरियस या फिर एरी सॉइल। तो इसके करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैलकेरियस सॉइल, जो कि
कैल्शियम कार्बोनेट के एक्यूमुलेशन संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन एसिडिक सॉइल विच आयन इज मोर डोमिनेंट ओवर द हाइड्रोक्सिल आयन कंट्रीब्यूटिंग टू द लो pH। तो आपके एसिडिक सॉइल में कौन सा आयन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ओवर द हाइड्रोक्सिल आयन, और जो कि लो pH में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सोडियम Na+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, हाइड्रोजन H+, या पोटेशियम K+। तो H+ जो है आपका मोर डोमिनेटिंग है OH- आयन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25। विच अमेंडमेंट वुड मोस्ट लाइकली टू बी अप्लाइड इन इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक सॉइल। कौन सा अमेंडमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जिससे कि जो एसिडिक सॉइल है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो। सल्फर, लाइम, जिप्सम, यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया। ठीक है, एसिडिक सॉइल में अगर हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंप्रूवमेंट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। विच प्रोसेस रेफर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन इन सॉइल एक्सचेंज साइट्स। किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें? सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? एल्कलाइजेशन या फिर सोलिनाइजेशन। ठीक है, इससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ECP पूछ रहे हैं फॉर सॉइल टू बी क्लासिफाइड एज सोडिक एंड एल्कली। सिंपल है कि ये सोडिक एल्कली सॉइल का ECP बताना है आपको। 14%, 15% या फिर मोर, 15% या फिर लेस, मोर देन 14% या फिर 7.5%। तो क्या है इसका? 15% से ज़्यादा होता है ECP किसका? सोडिक या फिर एल्कली सॉइल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ईयर डिड CSSRI, क्या मतलब है? सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डायरेक्टली नाम भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपका करनाल हरियाणा में उपस्थित है। तो कभी ऑपरेशन में आया था आपका? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया सॉल्ट फिटेड सॉइल इन इंडिया। तो इसके लिए गुजरात याद रखना। सॉल्ट फिटेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा आपका? सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अरेंज करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ सॉल्ट फिटेड सॉइल, उसी का ही नया वेरिएंट है। अलग अलग स्टेट पूछ लिए तो सबसे ज़्यादा भैया हमने कहा था गुजरात में देखा, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं फिर से। तो गुजरात तो है ही है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। विच सॉइल टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट। तो कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें आपको हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट का, इंक्लूडिंग क्लोरीन माइनस एंड SO4 2- एंड इज आल्सो नोन एज वाइट एल्कली सॉइल। उसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन क्लोरीन माइनस और SO4 2- का भी देखने को मिलेगा। इसको हम लोग वाइट एल्कली सॉइल के भी नाम से जानते हैं। तो बस यही आपको याद रखना, वाइट एल्कली सॉइल किसको बोलते हैं? बताइए, वाइट एल्कली सॉइल किसे बोलते हैं? सलाइन सॉइल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आल्सो नोन एज सोलोनेट्स अकॉर्डिंग टू द रशियन nomenclature has the highest concentration of exchangeable sodium and poor physical condition, restricting root growth due to the limiting air and water movement। तो भैया सिंपल सॉइल के बारे में बता दिए। तो कौन सा सॉइल है जिसको हम सोलोनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको एक्सचेंजेबल सोडियम का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, जिसकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी पुअर होती है, और ये क्या करता है? वाटर और एयर को मूवमेंट को रोकता है। किसमें? सॉइल के रूट ग्रोथ में एयर और वाटर के मूवमेंट को रोक देता है। कौन सा सॉइल है? सेलाइन सॉइल है, एल्कली सोडिक या फिर सेलाइन एल्कली सॉइल, एसिडिक सॉइल है, पेटी सॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखना, एल्कली या फिर सोडिक सॉइल जिसकी पुअर कंडीशन होती है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे आपको वाटर और एयर का मूवमेंट काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक्यूमुलेशन सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई मिलेगा इसमें। ठीक है, इसको हम सोलोनेट्स के नाम से जानते हैं। कौन सा सॉइल है? एल्कली सॉइल। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच सॉइल टाइप इज डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ हाई सॉल्युबल साल्ट एंड हाई एक्सचेंजेबल सोडियम, मेकिंग इट पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टू मैनेज एंड नोन फॉर द ब्राउन एल्कली सॉइल। तो डायरेक्टली टाइप ऑफ सॉइल से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। तो ब्राउन एल्कली सॉइल आपका सेलाइन एल्कली सॉइल को बोला जाता है, जिसमें आपको हाई सॉल्युबल साल्ट और एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, सेलाइन एल्कली सॉइल में आपको हाई सॉल्युबल सॉल्ट एंड एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच सॉइल इज नोन एज सोलनचाक अकॉर्डिंग टू द रशियन टर्मिनोलॉजी एंड टिपिकली हैज़ अ वाइट क्रस्ट ऑफ साल्ट ऑन इट्स सरफेस। तो भैया इसके सरफेस आपको वाइट क्रस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग सोलनचाक के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा सॉइल है ये? सेलाइन सॉइल। ठीक है, तो सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इन रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल विच प्रैक्टिस रिकमेंडेड फॉर द सॉइल।
तो सिंपल क्वेश्चन है, सलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन के लिए हम लोग सरफेस स्लेजिंग कराते हैं, है ना। जब वहाँ पे सोडियम का रिक्लेमेशन हो जाता है सरफेस पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सरफेस स्लेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 35 याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द टर्म सेपरेशन ऑफ राइस फ्रॉम पैडी? राइस फ्रॉम हस्क होना चाहिए ना। एंड व्हाट इज द एवरेज हाउलिंग परसेंटेज ऑफ राइस? आई थिंक यहाँ पे इसका आंसर दे दिया और हाउलिंग परसेंटेज पूछना, तो ये होता है आपका 66%। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम राइस, या फिर हस्क को जब हम रिमूव करते हैं प्योर अपना चावल निकालने के लिए, तो आपका हॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ राइस फ्रॉम हस्क, और इसको हॉलिंग बोलते हैं। हॉलिंग परसेंट कितना होता है? 66%। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाईली सेंसिटिव टू सैलिनिटी? तो अलग अलग 5 क्रॉप दे दिए, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा हाईली सेंसिटिव है सैलिनिटी से। तो आपके ऑप्शन है 1 या 3, 1 and 3 ओनली, 2 and 2, 3 and 5 ओनली, 1, 2, 3 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, या फिर ऑल आप करेक्ट। तो ये है सभी जितने भी आपको क्रॉप दिख रहे हैं पांचों, ये क्या है? हाईली सेंसिटिव है सैलिनिटी से, ठीक है। पल्सेस, कैरोट, ओनियन, लेमन, ग्रेप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग? तो मोस्ट ससेप्टेबल क्रॉप बताना वाटर लॉगिंग से, मतलब कि पानी वगैरह जमा हुआ फिर भी वो आराम से सह लेगा, ऐसा कौन सा क्रॉप है? कॉटन, वीट, ग्राम, मस्टर्ड या फिर टोबैको? तो भैया इनमें से कोई नहीं है, टोबैको है। इसको पानी वगैरह मतलब वाटर लॉगिंग हुआ, पानी जमा हुआ, फिर भी आराम से ये जीवित रहेगा, आराम से ये काम करेगा, अपना उत्पादन वगैरह देगा। 39 क्वेश्चन अब देखिए, मोस्ट डेंजरस स्टेज है यहाँ पर, स्टेज नहीं, स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड इट्स कंसीडर्ड मोस्ट सीरियस स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन फॉर द ब्लैक एंड रेड सॉइल। बताइए, तो मोस्ट डेंजरस स्टेज कौन सा होता है सॉइल इरोजन का, और मोस्ट सीरियस स्टेज किसमें? ब्लैक एंड रेड सॉइल, मतलब कि ज़्यादातर सीरियसनेस किस में देखेंगे? ब्लैक एंड रेड सॉइल में देखने को मिलता है। कौन सा इरोजन है? थोड़ा सा इरोजन वाले पार्ट में पूछ रहे हैं। रिल इरोजन, स्प्लैश इरोजन, स्ट्रीम बैंक, सीट इरोजन या फिर गली इरोजन? तो सीट इरोजन भैया जानते हैं हम लोग, मोस्ट डेंजरस स्टेज, जो कि कंसिडरेबल नहीं होता है फार्मर की नज़र में और काफ़ी ज़्यादा डैमेज देके जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने कराया था सॉइल, और आई थिंक इकोनॉमी वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द मिनिमम फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी रेफर टू द विंड स्पीड, मतलब विंड स्पीड किसे बोलते हैं? मिनिमम फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या बोलते हैं? विंड स्पीड एट विच, जिसपे सॉइल पार्टिकल जिसकी साइज है इतना स्टार्ट कर देते हैं मूव करना, ठीक है। दिस प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट एट 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ विंड इरोजन? तो यहाँ पे विंड इरोजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज कौन सा विंड इरोजन में, तो हमने आपको पढ़ाया था, सिल्टेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, फर्स्ट स्टेज ऑफ विंड इरोजन। आई थिंक फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लूइड वाटर इरोजन पूछा गया एग्जाम में, तो ये मैंने कहा डाल देते हैं विंड इरोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कंटूर बंडिंग इज मोस्ट पॉपुलर इन द कंट्री एंड इज रिकमेंडेड फॉर एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 600 mm। तो काफ़ी पॉपुलर है कंटूर बंडिंग, और किस एरिया के रिकमेंड किया गया है? आपका 600 mm की वर्षा जहाँ पे होती है, सॉरी लेस देन 600 mm जहाँ वर्षा होती है। कंटूर बंडिंग इज बेस्ट फॉर द इरोजन कंट्रोल इन वाटर शेड एरिया, ठीक है, समझ गए कि भैया कंटूर बंडिंग बेस्ट किसके लिए? वाटर इरोजन के लिए, सॉरी इरोजन कंट्रोल के लिए वाटर शेड एरिया में। विच सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर द कंटूर बंडिंग? कौन सा सॉइल कंटूर बंडिंग के लिए सुटेबल नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा रहा है। तो परमिएबल सॉइल है रेड सॉइल, इट्स सूटेड फॉर द ऑल सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल, फिर नन ऑफ दीज। तो ये ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता, याद रखना कि कंटूर बंडिंग जो है ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जेथरो टूल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टिलेज, ठीक है, समझ गए भैया, जेथरो टूल को फादर ऑफ टिलेज बोलते हैं। थ्रू फ्रीक्वेंट टिलेज द सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बता दी जानकारी कि अगर बार बार फ्रीक्वेंटली टिलेज करते रहेंगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टिलेज रिड्यूसेस डैश एंड डैश ऑफ सॉइल वाइल इट इंक्रीज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक। तो ये टिलेज क्या होता है? रिड्यूस करता है दो चीज़ों को। पहला आपको बताना हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, बल्क डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, बल्क डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो बताना आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि रिड्यूस करता है हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी साथ में, और उसके साथ ही ये बढ़ाता है इसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को। तो इसके लिए याद रखना कि भैया जो है टिलेज क्या रिड्यूस करता है? हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी को, और किसको बढ़ाता है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद रखना, और बाकी डिफिनेशन वगैरह डाल दी है बस टिलेज के बारे में उसके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन द महानंदी रिवर इन ओडिशा? तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हीराकुंड डैम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, और कहाँ पे लोकेटेड है ये? महानंदी रिवर पे उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक मिनट। तो 45 में क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर गोडाउन्स? तो वाटर गोडाउन किसको बोलते हैं? एक्वीफर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर याद रखना, अंडर द सॉइल एंड रेफर टू द वाटर बियरिंग फॉर्मेशन दैट विल यील्ड एनफ वाटर।
एक्यूफर को एज हम वाटर बियरिंग फॉर्मेशन के रूप में रेफर करते हैं, ठीक है। इसको हम वाटर कोडांस के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके सॉइल एंड टिलेज से। आगे हम क्वेश्चन बात करेंगे, एक मिनट, ये क्या है, ये नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज यूज्ड मोस्ट इन द वर्ल्ड कवरिंग द 95% ऑफ द इरिगेटेड एरिया। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन आपके वाटर मैनेजमेंट से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज यूज मोस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा इरिगेशन मेथड है जो कि ज़्यादातर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, कवरिंग 95% ऑफ इरिगेटेड एरिया। कौन सा भैया, आपका सरफेस इरिगेशन सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ड्रिप और स्प्रिंकलर नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रोइंग 2 or more dissimilar crops simultaneously on the same piece of land, where the base crop is necessarily in a distinct row arrangement is known as growing 2 or more dissimilar crop simultaneously on the same piece of land। इसको क्या बोलते हैं भैया, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। तो छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं ना क्रॉपिंग सिस्टम में, जितने भी डिफिनेशन दिए गए मैंने बहुत अच्छे समझाया है, एग्रोनॉमी क्लास में जाकर देखिएगा। तो जितने भी डिफिनेशन थे सारे को मैंने ट्रिक बताया याद करने के लिए, उसको एक बार देख लेना, आपको सारे डिफिनेशन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोकोनट प्लस पेपर प्लस ग्रास इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो बनने के चांसेस हैं। कोकोनट पेपर ग्रास का जो ये कॉम्बिनेशन है, कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं या किसका एग्जांपल है ये, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या फिर रिले क्रॉपिंग या फिर उसके अलावा इंटर क्रॉपिंग। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी समझाया था कि बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है। जैसे आपका बिल्डिंग होती है ना, एक छोटी बिल्डिंग फिर बड़ी बिल्डिंग फिर उससे बड़ी बिल्डिंग, तो इसी तरह ग्रास क्या होता है, छोटा ग्रास हो गया, फिर पेपर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे कोकोनट सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रास लगा दिए, यहाँ पे आपका मतलब इतना बड़ा होता है आपका चिली का पेपर, सॉरी ये किसका है, ये हो गया आपका मिर्ची, ये हो गया कोकोनट। तो इस तरीके से मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग हम करते हैं, ये एग्जांपल है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर वेयर द सक्सेडिंग क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। तो सिंपल है भैया, रिले क्रॉपिंग। रिले में क्या करते हैं हम लोग, जो पहली क्रॉप हमने लगाई हुई है उसको हार्वेस्ट करे किए बिना हम दूसरी क्रॉप को लगा देते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में एक साल में, तो उसके बारे में बताया गया था, तो उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फार्मिंग सिस्टम कॉल्ड वेयर द क्रॉप आर ग्रोन अलोंग साइड द रियरिंग ऑफ एनिमल ऑफ पोल्ट्री। ये तो बात अच्छी बात है भैया, ये क्या है आपका। तो ऐसा नाम जब सुनेंगे आप भैया, उसमें क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एनिमल पोल्ट्री वगैरह भी रेयर कर रहे हैं, तो आपका मिक्स फार्मिंग में आता है। सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द क्रॉपिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग ग्रीन ग्राम प्लस मेज एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग ग्रीन ग्राम और मेज के साथ सिस्टम बनाकर हम क्रॉपिंग करते हैं, बताइए। पैरेलल क्रॉपिंग, कैंपेनियन क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये आपका पैरेलल क्रॉपिंग जिसमें नो कंपटीशन ब्रो, ठीक है। पैरेलल क्रॉपिंग क्या देते हैं, जीरो कंपटीशन। ग्रीन ग्राम और मेज में कोई कंपटीशन दिखता है क्या, नहीं दिखता, तो बस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 आपका चल रहा है क्रॉपिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 7, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग इज द क्रॉपिंग सिस्टम कॉल्ड वेयर द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन देयर प्योर क्रॉप यील्ड। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के बारे में थोड़ा डिफिनेशन बता दिए। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है करेक्ट सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के लिए, वीट प्लस मस्टर्ड, शुगर कैन पोटैटो, राइस प्लस वीट सोरगम, पिजन पी या फिर मेज प्लस काउ पी। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का एग्जाम्पल याद रखना कौन सा है, शुगर कैन और पोटैटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, सोरगम प्लस पिजन पी इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए ताकि आपको याद भी रहें। आप खुद से भी याद कर सकते हैं, जो मैंने PDF दिया था क्रॉपिंग सिस्टम का, उसमें रोड मैप के साथ समझाया हुआ है। सोरगम प्लस पिजन पी इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम। तो किसका एग्जाम्पल है बताइए, इंटर क्रॉपिंग, एनिडेशन, मिक्स क्रॉपिंग या फिर रिले क्रॉपिंग या फिर सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो ये है आपका एग्जाम्पल एनिडेशन का, एनिडेशन क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट पोटेशियम यूटिलाइजिंग क्रॉप। तो कौन सा है भैया क्रॉप जो कि ज़्यादातर मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजिंग पोटेशियम क्रॉप, सॉरी पोटेशियम का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, कौन सा क्रॉप है, राइस, वीट, ग्राउंडनट, मेज या फिर शुगर कैन। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राउंडनट। और आई थिंक फास्फोरस का यूटिलाइजेशन मोस्ट एफिशिएंट क्रॉप कौन सा उसके लिए, आई थिंक कॉटन है क्या, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर इंडिविजुअल क्रॉप स्पीसीज दैट इज द पार्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो एक अकेला कौन सा क्रॉप है जिसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में भी उसका पार्ट मानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, प्राइमरी क्रॉप, सेकेंडरी क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, कंपोनेंट क्रॉप या फिर सब ऑर्डिनेट क्रॉप या फिर इसको बोलते हैं कंपोनेंट क्रॉप, ठीक है। ये छोटा डिफिनेशन डाल दिए ताकि आपको याद रहे। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ से हैं और 20 क्वेश्चन हमारे पास इधर हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें आई थिंक रिपीटेड मिलेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन बना के इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग
ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आई थिंक 80 क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चन मैं अगले सेट में करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।